हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं सूरज हुआ फिर से स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। दोस्तों, मैंने कुछ अपने नोट्स से ही 10 प्रश्नों के सेट बनाए हैं दोस्तों। और यकीनन अगर आप ये प्रश्न करते हैं 10 में से अगर आप 7 या 8 करते हैं तो आप एक अच्छी तैयारी के लेवल पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। क्योंकि इसमें जो प्रश्न बने हैं वो एक आम प्रश्न नहीं है दोस्तों। आम प्रश्न कहने से मेरा मतलब है कि उन प्रश्नों का एक अपना महत्व है और वो अपने में एक कुछ यूनिक है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, जिसमें पहला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न है हमारा कि गलत कथन गलत युग्म का चयन करें। दोस्तों, क्या बोल रहा है, गलत युग्म का चयन करें। जिसमें पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत नेपाली मणिपुरी कोंकणी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। बी ऑप्शन है, अनुच्छेद 344 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि संविधान के आरंभ के 10 वर्षों के बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा। ऑप्शन सी है, संविधान के अनुच्छेद 120 ए में कहा गया कि संसद में कार्य अंग्रेजी या हिंदी में किया जा सकते हैं। डी ऑप्शन है, संविधान का भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है और भाग 17 का शीर्षक क्या है, राजभाषा है। ऑप्शन ई है कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। दयानंद सरस्वती की कोटेशन है ये, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, ऑप्शन ए बी डी ई, ऑप्शन बी ए बी ई, ऑप्शन सी ए ई डी, ऑप्शन डी बी सी डी। तो बताइए दोस्तों, आपको प्रश्न का लेवल कैसा लग रहा है। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं व्याख्या की तरफ। तो इसको देखो, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, अनुच्छेद अनुच्छेद नहीं है, संशोधन 21 बोल रहा है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत नेपाली मणिपुरी कोंकणी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जो कि बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वीं भाषा जुड़ी थी। 15वीं भाषा के रूप में जुड़ी थी कौन सी, सिंधी भाषा जुड़ी थी। कौन सी दोस्तों, सिंधी भाषा। तो पहली कोटेशन क्या हो गई, गलत हो गई है। दूसरा बोल रहा है, अनुच्छेद 344 के अंतर्गत व्यवस्था की गई कि संविधान के आरंभ के 10 वर्षों के बाद राष्ट्रपति आयोग गठित करेगा। तो दोस्तों, ये कोटेशन भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि आयोग गठित जरूर करेगा लेकिन 10 वर्ष बाद नहीं। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा। प्रश्न सी ऑप्शन सी बोल रहा है, संविधान के अनुच्छेद 120 ए में कहा गया कि संसद के कार्य या अंग्रेजी में, हिंदी में या अंग्रेजी में किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात बोली हुई है। संविधान, ऑप्शन डी है, संविधान का भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है और भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, डी वाला भी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं ई की। हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं, दयानंद सरस्वती ने नहीं बोला था, बोला था महात्मा गांधी ने। ठीक है, कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं, किसने बोला था, महात्मा गांधी ने। तो ये वाली कोटेशन भी गलत हो गई। तो हमें गलत युग्म का चयन करना था, ए बी ई। तो दोस्तों, ए बी किस में है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दूसरे नंबर पे, क्या बोल रहा है, राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को बी साहब गंगाधर खरे की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन बी है, सही युग्म है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। सिद्ध मातृका लिपि को बूलर ने न्यून कोणीय लिपि कहा, जो बाद में कुटिल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। ऑप्शन डी है, ब्राह्मी लिपि का विकास क्रम उत्तर लिपि, गुप्त लिपि और देवनागरी लिपि। ऑप्शन ई है, देवनागरी लिपि। देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, विनोबा भावे। तो दोस्तों, बताएंगे इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए, सही युग्म बताना है, ए बी सी है, बी सी डी है, ए डी ई ए है या ई ए बी है। तो दोस्तों, सही युग्म का हमें चयन करना है। तो दोस्तों,
चलते हैं प्रश्न की व्याख्या की तरफ। पहला ऑप्शन बोल रहा है राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को बी साहब गंगाधर खरे की अध्यक्षता में या खैर की अध्यक्षता में हुआ था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, यूजीसी नेट 2023 दिसंबर में ये प्रश्न बना हुआ है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था, बिल्कुल बात सही है। सी ऑप्शन बोल रहा है सिद्ध मातृका लिपि को वूलर ने न्यून कोणीय लिपि कहा, जो बाद में कुटिल लिपि के नाम से भी जाने लगी। तो दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सही है। ब्राह्मी लिपि, उत्तर लिपि, गुप्त लिपि, दोस्तों यहाँ पे ना एक और लिपि आनी चाहिए थी, ठीक है दोस्तों, कौन सी थी वो? सिद्ध मातृका लिपि। क्या बोलते हैं उसे? सिद्ध मातृका लिपि, जिसको हम बाद में क्या बोल सकते हैं? कुटिल लिपि भी बोलते हैं। फिर जाके आती है देवनागरी लिपि, तो उसमें से एक लिपि गायब थी, इसलिए ये भी क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, ये विनोबा भावे ने नहीं बोला था। देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, तो ये बोला था राहुल सांकृत्यायन ने। किसने बोला था दोस्तों? राहुल सांकृत्यायन ने बोला था कि देवनागरी लिपि दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। तो हमारे पास देखो सही युग्म का चयन करना था दोस्तों, ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। ए बी सी बोले तो पहला आंसर इसका एकदम सही हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर पे प्रश्न है हमारा, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। पहले ये ऑप्शन थोड़ा सा छोटा है, ये बड़ा जो हमें 4 के 4 ऑप्शन दी जाए, इसलिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, तो ठीक है। पहला ऑप्शन दो, पहला क्या बोल रहा है? पंक्तियों को उनके भाषा के साथ सम्मिलित कीजिए। यशोमती हरे पालन झुलावे डिंगल, तेरी अवसर एक तप आवा दक्कनी, अतिरंग स्वामी सु मिली रति ब्रज, दखन है नगीना अंगूठी है जग, मैथिली, और 5 नंबर पे अवधि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए? ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? चेक कर सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या जाने वाला है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यशोमती हरि पालन झुलावे, ये तो हम सबको पता है ना, ब्रज भाषा है, ठीक है। ते ही अवसर एक तप आवा, दोस्तों ये बोला गया है अवधि में, ठीक है। अतिरंग सामी, अब देखो दक्कन और दक्कन, तो हम इसको तो सीधे किसमें मिला देंगे? दो में मिला देंगे। अब हमारे पास बचा अतिरंग स्वामी सु मिली रति, तो दोस्तों अतिरंग स्वामी सु मिली रति डिंगल। तो दोस्तों पहले का था हमारा तीसरा, दूसरे का हमारा पांचवा, तीसरे का हमारा पहला, और चौथे का हमारा है दूसरा। तो ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप अपने भी काउंट करते रहिएगा आपके कितने सही जा रहे हैं। अब अगला प्रश्न आ रहा है हमारा कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली है, ठीक है। क्या बोल रहा है? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली है? 14 सितंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 10 जनवरी 1975 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, बिल्कुल मैंने डाला है इसलिए एक अच्छा प्रश्न, ताकि ये इजी भी है लेकिन हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार हमारे ऐसे ही आसान प्रश्न गलत हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको जरूर डाला कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली है? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हम 14 सितंबर को क्या बनाते हैं? हिंदी दिवस बनाते हैं। कौन सा दिवस बनाते हैं दोस्तों? हिंदी दिवस बनाते हैं। 10 जनवरी को क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। 10 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनाते हैं। 21 फैब को क्या बनाते हैं? 21 फरवरी को क्या बनाते हैं? मातृभाषा, मदर टंग लैंग्वेज, मातृभाषा दिवस बनाते हैं। अब आ रही है एक और चीज़ इसमें, 21 फरवरी हो गया, 14 सितंबर हो गया, 10 जनवरी हो गया, काफ़ी हो गया, हिंदी से हमारा इतना ही बनता है लगभग। अब प्रश्न बन रहा है पांचवा, ठीक है दोस्तों। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है कि ब्रजभाषा बोलने वाले प्रदेश का सही कोड क्या है? मतलब कि कौन कौन से प्रदेश में क्या बोलते हैं ब्रजभाषा बोली जाती है? मथुरा में बोली जाती है, बहराइच में, नालंदा में, आगरा में, बदायूं में, सीतापुर में। तो ऑप्शन आपके लिए है, फर्स्ट ऑप्शन बना है 1, 4, 5, मतलब कि मथुरा, आगरा, बदायूं। ऑप्शन बी बोल रहा है मथुरा, बहराइच, नालंदा। सी बोल रहा है आगरा, बदायूं, सीतापुर। ऑप्शन ए बोल रहा है मथुरा, नालंदा, बदायूं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए? इसका दोस्तों सही उत्तर क्या है? ब्रजभाषा मथुरा में बोली जाती, इतना तो हमें पता चल चुका था, तो हमारे ये ऑप्शन तुम्हारा पहले से ही कट हो गया,
ठीक है ना। अब बोल रहा है मथुरा के बाद हमें पता है कि ये आगरा में भी दोस्तों बोली जाती है। तो देखो दोस्तों ये ऑप्शन भी कट हो गया और ये ऑप्शन भी कट हो गया। बचा पांचों बदायूं में भी बोली जाती है, साथ में अलीगढ़ में भी ये दोस्तों ब्रज भाषा बोली जाती है। तो 1 4 5 बोले तो ऑप्शन इसका ए इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं और प्रश्नों का लेवल कैसा लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, मुझे काफ़ी समय लगा था इन्हें बनाने में। अब ये बोल रहा है अगला क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक है दोस्तों, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ है। ऑप्शन ए में यहाँ पे बना देता हूँ, चलो ऑप्शन ए बी सी और डी बना दिया मैंने। ठीक है, 20 अप्रैल व 15 मई 1965 को, 14 सितंबर व 3 मई 1960 को, 13 अप्रैल व 3 मई 1963 को, 25 अप्रैल व 7 मई 1963 को। तो दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ है। ठीक है दोस्तों बताइए, ऑप्शन का डी सही है, 25 अप्रैल व 7 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम पारित हुआ दोस्तों। ठीक है, बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बन रहा है हमारे लिए कि सही युग्म का चयन करें। दोस्तों कौन सा युग्म बोल रहा है, सही युग्म। पहला ऑप्शन बोल रहा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की सुविधा, अनुच्छेद है 350A। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा और अनुच्छेद है 350 का बी। मान सरोवर, यहाँ पे मान सरोवर हो गया, जबकि ये क्या लिखा हुआ है मानस्वर। मान लिख देता हूँ यहाँ पे, मान स्वरों की संख्या बोल रहा है 8 है और अपभ्रंश में स्वर कितने होते हैं 10 है। ऑप्शन डी बोल रहा है नासिक के व्यंजन का दूसरा नाम पंचमा अक्षर है। तो दोस्तों इसमें सही युग्म का चयन करना है, तो बताइए ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी आपके हिसाब से सही है। तो दोस्तों चलते हैं व्याख्या की तरफ। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा, अनुच्छेद 350A बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या हो जाएगी गलत बात, 350 का बी बोलो तो एक तरह से गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करते हैं, तो ऑप्शन सी भी क्या हमारा गलत है। क्यों गलत है, मान स्वरों की संख्या 8 होती है, लेकिन अपभ्रंश में स्वर भी कितने होते हैं दोस्तों 8 होते हैं, याद रखना। अपभ्रंश में स्वर कितने होते हैं 8 होते हैं। और नासिक के व्यंजन का दूसरा नाम पंचम अक्षर है, बिल्कुल बात सही है, मतलब ए और डी सही है। हम बोले तो ए और डी, बोले तो बी, सॉरी ये सी आपका आंसर एकदम सही होगा दोस्तों। ठीक है, बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब क्या बोल रहा है कि इस्तवार द लिटरेचर। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, इस्तवार द लिटरेचर लिखा है लेकिन वो लिखा नहीं गया था, इसलिए बता रहा हूँ। इस्तवार द लिटरेचर एंदुवी ए हिंदुस्तानी, मतलब गारसा द तासिकी है ये। ठीक है, जिसको समझ नहीं आ रहा मैं तो मैं बता रहा हूँ, लो गारसा द तासिकी है। ठीक है, गारसा द तासिकी ही ये रचना है। ठीक है, अब ये बोल रहा है इस्तवार द लिटरेचर एंदुवी हिंदुस्तानी के संबंध में गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन ए आपके सामने है, इसका प्रथम प्रकाशन 1839 व द्वितीय प्रकाशन 1847 में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन सी बोल रहा है इसका हिंदी अनुवाद हिंदी भी हो गया ये, हिंदवी साहित्य का इतिहास 1952 किशोरीलाल गुप्त द्वारा हुआ है। अगला ऑप्शन सी बोल रहा है इसमें 738 कवि हैं और 72 कवि केवल हिंदी के हैं। डी बोल रहा है यह ग्रंथ पेरिस में प्रकाशित हुआ। और ई बोल रहा है इसका दूसरा संस्करण 1888 में प्रकाशित हुआ। तो हमें किसका चयन करना है दोस्तों, गलत युग्म का चयन करना है। तो इसका क्या आंसर है, ए बी सी डी बताइए। तो दोस्तों चलते हैं व्याख्या की तरफ, आपने डिसाइड कर ही लिया होगा वैसे तो। अब देखते हैं पहला ऑप्शन, देखो इसका प्रथम भाग 1839 व 1847 में प्रकाशित हुआ, ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। इसका हिंदी अनुवाद हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में किशोरीलाल गुप्त ने नहीं किया था दोस्तों। ठीक है, किशोरीलाल गुप्त ने नहीं किया था, लक्ष्मी सागर वारसर ने किया था। किसने किया था दोस्तों, लक्ष्मी सागर वारसर ने किया था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। इसमें 738 कविते, 72 केवल हिंदी की कविता, ये बिल्कुल सही बात बोली गई है। यह ग्रंथ पेरिस में प्रकाशित हुआ था, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका दूसरा संस्करण 1888 में प्रकाशित न होकर 1871 में प्रकाशित हुआ था, तो ये बात भी क्या हो गई गलत हो गई। हमें गलत युग्म का चयन करना था, तो बी और ई। तो दोस्तों इसका सी वाला आंसर देखो, बी और ई इसका सही हो जाएगा। बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अब जो भी मैं 10 प्रश्न वाली सीरीज बनाऊंगा दोस्तों, उसमें सारे ही प्रश्न ऐसे बनने वाले हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में सारे एग्जाम मतलब इसी तरीके के प्रश्न बनने हैं कि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन या एक शब्द वाला उत्तर तो हमें कहीं भी देखने को मिल नहीं रहा है। इसीलिए मैंने बीच में एक डाल भी दिया था कि हमें ऐसा लगे कि हम एग्जाम ही दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, तज़किरा ए शोराई हिंदी, है ना, मौलवी करीमुद्दीन की है, हमें पता ही है सबको, लिखा भी आ गया। देखो ऑप्शन ए में मौलवी करीमुद्दीन। अब क्या बोल रहा है कि इसके गलत युग्म का चयन करना है, ठीक है, गलत कथन का। लेखक मौलवी करीमुद्दीन 1858, ऑप्शन ए हो गया। गलत युग्म का चयन करना हमने। कवि 1004 है इसमें और हिंदी की कवि 62 है इसमें। सर्वप्रथम नामकरण ध्यान में रखा गया लेकिन कार्यक्रम नहीं रखा गया। अब कार्यक्रम नहीं है, वैसे ये बोला जाएगा कालक्रम, ठीक है दोस्तों, क्या है ये, कालक्रम, कालक्रम नहीं रखा गया। इसे तबकासुरा भी कहा जाता है। तो दोस्तों गलत युग्म का चयन बताना था हमें, तो इसमें बताएंगे क्या है, आपने डिसाइड कर ही लिया होगा। तो दोस्तों इसका गलत उत्तर क्या है, देखो चलते हैं व्याख्या की तरफ। लेखक मौलवी करीमुद्दीन है, बिल्कुल सही बात है। क्या ये 1858 की थी? नहीं। कब की थी दोस्तों? 1848 की। कब की है दोस्तों ये? 1848 की रचना है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। दूसरा बोल रहा है कि इसमें कवि 1004 थे और हिंदी के 62 कवि थे। ये बात बिल्कुल सही बोली गई है। इसमें सर्वप्रथम नामकरण ध्यान में रखा गया, वह कालक्रम नहीं, तो बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि इसमें सर्वप्रथम कालक्रम को ध्यान में रखा गया था जबकि नामकरण नहीं किया गया था। इसमें सर्वप्रथम नामकरण ध्यान में रखा ही नहीं गया था, नामकरण उसने किया ही नहीं है। उसने तो सिर्फ सबसे पहले कालक्रम, जो भी लेखक आए थे उनको कालक्रम के अनुसार उन्होंने रखा था, लेकिन उसका नामकरण उसने नहीं किया गया। तो सर्वप्रथम कालक्रम को ध्यान में रखकर रचना करने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलवी करीमुद्दीन। इसे तब का सुरा भी कहा जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल एकदम सही हो गई। तो हमें क्या बताना था? गलत युग्म, मतलब ए और सी। देखते हैं ए और सी कहाँ है, तो ऑप्शन इसका ए वाला इसका राइट हो जाएगा, ए और सी। तो बनते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अंतिम प्रश्न है। आशा करूंगा ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है? भाषा काव्य संग्रह, है ना, भाषा काव्य संग्रह हमें पता ही है। मैं सही कथन बताऊं, सही कथन बताने में भाषा काव्य संग्रह के अंतर्गत लेखक महेश दत्त शुक्ला है, 1873। बी ऑप्शन बोला है हिंदी में लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ, इतिहास संबंधित प्रथम ग्रंथ प्रकाशित कहाँ से हुआ? नवल किशोर प्रेस काशी से प्रकाशित हुआ। तो इसमें हमें सही कथन का चयन करना है दोस्तों। तो बताइए इसमें सही आपके हिसाब से सही क्या होगा? तो आपने डिसाइड कर ही लिया होगा। तो चलते हैं देखो उसके व्याख्या की तरफ। यह महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखा है 1873 में, ये बात बिल्कुल सही बोली है। हिंदी में लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास संबंधित प्रथम ग्रंथ, बिल्कुल सही बात है। अब बोला नवल किशोर प्रेस काशी से प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों नवल किशोर प्रेस काशी में नहीं थी, कहाँ थी? लखनऊ में थी। कहाँ थी भाई? लखनऊ में थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी। और आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और ये प्रश्न आपको अगर अच्छे लगे हैं, आपको लगा कि कुछ यूनिक था इन प्रश्नों में, लगा कि हाँ भाई मेहनत की हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे। मैं इस सीरीज़ को आगे चलाने वाला हूँ, अगर आपको कंटिन्यू रहना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों।